बिहार चुनाव 2025 में नाच बना मुजरा विवाद ने राजनीतिक माहौल को गरमा दिया है। राहुल गांधी ने एक रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि वोट के लिए मोदी नाच भी सकते हैं। इस बयान के बाद बीजेपी ने राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला और इसे राजनीतिक शिष्टाचार का उल्लंघन बताया। बिहार चुनाव के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि राहुल गांधी ने मर्यादा की सारी सीमाएं पार कर दी हैं। वहीं कांग्रेस ने पलटवार करते हुए प्रधानमंत्री मोदी के पुराने मुजरा बयान का हवाला दिया और बीजेपी पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया। इस बयानबाजी के बीच बिहार की सियासत और ज्यादा गर्म हो गई है और दोनों दल एक दूसरे पर लगातार निशाना साध रहे हैं। छपरा में रैली के दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस को पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के 3 साल पुराने बिहारी विरोधी बयान की याद दिलाते हुए प्रियंका गांधी पर भी निशाना साधा और कांग्रेस की विभाजनकारी राजनीति पर सवाल उठाए। वहीं कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि पंजाब सरकार ने कभी किसी बाहरी को नहीं निकाला, उल्टा मोदी और योगी राज में पंजाबियों की हजारों जमीनें छीनी गईं। दिल्ली में हुई जमीयत उलेमा ए हिंद की बैठक में मौलाना महमूद मदनी सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुने गए, जहां वक्फ संशोधन अधिनियम 2025, मुसलमानों पर घुसपैठ के आरोप और फिलिस्तीन शांति समझौते जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। मदनी ने कहा कि सांप्रदायिक ताकतें मुसलमानों को दोयम दर्जे का नागरिक बनाना चाहती है, जबकि समिति ने वक्फ एक्ट को धार्मिक पहचान के लिए खतरा बताते हुए कानूनी विरोध जारी रखने और फिलिस्तीन की स्वतंत्रता संघर्ष का समर्थन किया। राजस्थान में भजनलाल शर्मा सरकार ने पंचायत और निकाय चुनावों में उम्मीदवारों के लिए 35 साल पुरानी 2 बच्चे की शर्त खत्म करने का फैसला किया है, जिससे अब 2 से अधिक संतान वाले भी सरपंच से मेयर तक चुनाव लड़ सकेंगे। सरकार का तर्क है कि जब सरकारी नौकरियों में यह नियम नहीं है तो चुनाव में भी नहीं होना चाहिए, जबकि कांग्रेस ने इसे हिंदुओं की आबादी बढ़ाने की कोशिश बताते हुए कहा कि इससे बेरोजगारी और सामाजिक असंतुलन बढ़ेगा। कांग्रेस नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम को मनी लॉन्ड्रिंग केस में बड़ा झटका लगा है, क्योंकि अपीलेट ट्रिब्यूनल फॉर फॉरफिटेड प्रॉपर्टी ने उनकी अपील खारिज करते हुए प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जब्त की गई संपत्तियों की कुर्की बरकरार रखी है। ट्रिब्यूनल ने कोविड-19 के दौरान हुई देरी को उचित ठहराया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक महामारी के समय सीमा विस्तार को मान्यता दी जा सकती है, जिससे अब ईडी की कार्रवाई कार्ति के खिलाफ जारी रहेगी। मिडिल ईस्ट में ईरान, तुर्की और सऊदी अरब मिलकर इजराइल के खिलाफ नया गठबंधन बनाने की तैयारी में है, जहां ईरान ने तुर्की और सऊदी दोनों को साथ लाने की कोशिशें तेज कर दी हैं। अगर यह गठबंधन बनता है तो यह इजराइल के लिए बड़ा झटका साबित होगा, क्योंकि तीनों देश क्षेत्र के सबसे प्रभावशाली खिलाड़ी हैं। तुर्की के पास 6 लाख सैनिक और 1000 से अधिक विमान, सऊदी के पास उन्नत हथियारों से लैस 3 लाख से अधिक सुरक्षा बल और ईरान के पास 5.8 लाख सैनिक, 3000 मिसाइलें और शाहिद ड्रोन हैं। ऐसे में तीनों की एकजुटता मिडिल ईस्ट की शक्ति संतुलन को पूरी तरह बदल सकती है। बिहार चुनाव 2025 से पहले एनडीए ने अपना संकल्प पत्र जारी किया, जिसमें 1 करोड़ नौकरी, मुफ्त राशन, 125 यूनिट मुफ्त बिजली, 5 लाख तक मुफ्त इलाज और केजी से पीजी तक फ्री शिक्षा का वादा किया गया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और सीएम नीतीश कुमार की मौजूदगी में जारी इस घोषणा पत्र में बिहार को विकसित राज्य बनाने, हर जिले में रोजगार, मेट्रो, फिल्म सिटी और बाढ़ मुक्त बिहार का संकल्प लिया गया है। सपा प्रमुख और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग से मांग की है कि राज्य में चल रही एसआईआर प्रक्रिया के दौरान फॉर्म में जाति से जुड़ा एक कॉलम भी जोड़ा जाए, ताकि अधिकारी जब घर घर जाकर मतदाता विवरण अपडेट कर रहे हैं तो उसी समय जातिगत आंकड़े भी एकत्रित किए जा सकें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देव दीपावली काशी की सनातन परंपरा, गंगा आराधना और लोक आस्था का अद्भुत संगम है। इसे श्रद्धा, अनुशासन और सौंदर्य का प्रतीक बनाते हुए ऐसा आयोजन किया जाए जो भारत की सांस्कृतिक आत्मा और आध्यात्मिक चेतना का विश्व संदेश बने। उन्होंने गंगा तटों पर स्मार्ट लाइटिंग, लेजर शो, साफ सफाई, यातायात प्रबंधन, भीड़ नियंत्रण और नौका सुरक्षा की तैयारियां सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखने के निर्देश दिए और कहा कि देव दीपावली का पर्व क्लीन काशी, ग्रीन काशी, डिवाइन काशी के भाव को साकार करते
हुए जन सहयोग, सामाजिक समरसता और राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक बने। दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय आर्यन शिखर सम्मेलन 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती और आर्य समाज की 150 वर्षों की सेवा का सम्मान करते हुए कहा कि आर्य समाज प्रबल राष्ट्रभक्तों की संस्था है, जिसने छुआछूत, ऊंच नीच और भेदभाव जैसी कुरीतियों को तोड़ा और सदैव भारतीयता तथा वैदिक परंपरा के संरक्षण में अग्रणी भूमिका निभाई है। पाकिस्तान अब भी आतंकवाद को अपनी नीति का हिस्सा बनाए हुए है और विश्लेषकों के अनुसार उसने भारत को 1000 घाव देने की अपनी दीर्घकालिक रणनीति नहीं बदली है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं की अनदेखी करते हुए आतंकवाद को सैन्य सिद्धांत से जोड़कर उसका स्थायी इकोसिस्टम तैयार कर रखा है। भारत और अमेरिका के बीच 10 साल की रक्षा साझेदारी पर हस्ताक्षर हुए, जिसे दोनों देशों ने रणनीतिक सहयोग का नया युग बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अमेरिकी युद्ध सचिव पीट हेगसेथ ने कुआलालंपुर में इस समझौते पर दस्तखत किए। राजनाथ सिंह ने कहा कि यह डील भारत अमेरिका रक्षा सहयोग में एक नए अध्याय की शुरुआत है, जबकि हेगसेथ ने इसे क्षेत्रीय स्थिरता और सामरिक संतुलन की आधारशिला बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की और राष्ट्रीय एकता दिवस परेड का निरीक्षण किया, जिसमें पुलिस व अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियों ने भाग लिया। 2014 से हर साल 31 अक्टूबर को मनाए जाने वाले इस दिवस पर मोदी ने लोगों को एकता की शपथ दिलाई और गणतंत्र दिवस जैसी भव्य परेड के बीच देशवासियों को एकजुटता का संदेश दिया। बिहार एनडीए ने अपना संकल्प पत्र जारी करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विजन नीतीश को केंद्र में रखा है, जिसमें 1 करोड़ रोजगार सृजन, हर जिले में औद्योगिक क्षेत्र, महिलाओं को 2-2 लाख रुपए की सहायता, कौशल विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य सुधार जैसे वादों पर जोर दिया गया है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए जारी एनडीए के संकल्प पत्र में किसानों को 3000 रुपए अतिरिक्त सम्मान निधि, पटना के पास नया ग्रीनफील्ड शहर, 4 नए शहरों में मेट्रो सेवा, 10 नए एयरपोर्ट, गरीब छात्रों को केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा और अगले 5 सालों में 1 करोड़ रोजगार जैसे बड़े वादे किए गए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि देश में सारी फसाद की जड़ आरएसएस और बीजेपी है, इसलिए आरएसएस को बैन कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी की हत्या के बाद सरदार पटेल ने भी आरएसएस की आलोचना की थी और उसे प्रतिबंधित किया था। खड़गे ने कहा कि सच को मिटाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वह मिटेगा नहीं। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि सरदार पटेल पूरे कश्मीर का भारत में विलय चाहते थे, लेकिन नेहरू जी ने ऐसा नहीं होने दिया और देश को इसका नुकसान भुगतना पड़ा। मध्य प्रदेश के बड़वानी में नर्मदा परिक्रमा के लिए जा रही श्रद्धालुओं से भरी बस पलट गई, जिसमें एक महिला की मौत हो गई और 55 लोग घायल हो गए। हादसे के बाद घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के अनुसार बस फिसलकर डिवाइडर से टकरा गई और पास में गहरी खाई होने के कारण बड़ा हादसा टल गया। मुख्यमंत्री ने घटना पर दुख जताते हुए जांच के आदेश दिए हैं। बिहार में महागठबंधन की एक सीट पर 2 प्रत्याशियों के चुनाव मैदान में उतरने से विवाद गहराया है। रामगढ़ सीट पर कांग्रेस और सीपीआई दोनों ने अपने उम्मीदवार घोषित किए हैं। सीपीआई ने राजद सांसद सुधाकर सिंह पर अपने भाई को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार को गठबंधन का प्रत्याशी बताकर भ्रम फैलाया है। पार्टी ने तेजस्वी यादव से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह स्पष्ट करने की मांग की है कि महागठबंधन की ओर से आधिकारिक उम्मीदवार कौन है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह विवाद गठबंधन की एकता पर असर डाल सकता है। रायबरेली में कार्तिक पूर्णिमा पर श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए परिवहन निगम ने 59 अतिरिक्त बसों के फेरे बढ़ाने का फैसला किया है। सुचारू आवागमन के लिए आईटीआई ग्राउंड और डिग्री कॉलेज के सामने 2 अस्थायी बस स्टेशन बनाए गए हैं। यात्रियों की सुविधा के लिए पेयजल, शौचालय और प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था की गई है। वही सुरक्षा व्यवस्था भी सख्त कर दी गई है। डलमऊ गंगा घाट पर अधिक भीड़ की संभावना को देखते हुए 55 बसें अलग अलग रूटों पर चलाई जाएंगी, जिनमें 4 बसें शटल सेवा के रूप में घाट तक लगातार चलेंगी और 4 बसें लालगंज होकर गेगासो गंगा घाट तक जाएंगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज छत्तीसगढ़ की नई विधानसभा भवन का उद्घाटन करेंगे और 14,260 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। यह भवन छत्तीसगढ़ की संस्कृति और आधुनिकता का प्रतीक है, जिसमें ऊर्जा कुशल तकनीक का उपयोग किया गया है। पीएम मोदी इस दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को किस्त जारी करेंगे और कई सड़क परियोजनाओं की नींव रखेंगे। नई विधानसभा की छत पर चावल के दानों और पत्तियों की नक्काशी की गई है, जो राज्य की भारत का चावल का कटोरा वाली पहचान को दर्शाती है। बस्तर के कारीगरों द्वारा तैयार दरवाजे और फर्नीचर इस भवन को स्थानीय परंपरा से जोड़ते हैं। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 80 घाट पर खुद फावड़ा चलाकर गंगा सफाई अभियान की शुरुआत की थी और मां गंगा की अविरलता व निर्मलता का संकल्प लिया था। लेकिन अफसरशाही की लापरवाही से यह अभियान धीरे धीरे पटरी से उतर गया। बाढ़ के बाद निकली सिल्ट को दोबारा गंगा में बहा दिया गया, जिससे नदी का प्रदूषण बढ़ा। अधिकारी एनजीटी और खनन विभाग के नियमों का हवाला देकर अपनी जिम्मेदारी से बचते रहे और जिम्मेदार विभागों की चुप्पी ने सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या नमामि गंगे का लक्ष्य अब सिर्फ कागजों तक सीमित रह गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोहिणी में आर्य समाज की 150वीं वर्षगांठ और महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन का उद्घाटन करते हुए कहा कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज के माध्यम से इतिहास की धारा को नई दिशा दी। उन्होंने समाज को वैदिक मूल्यों, शिक्षा, समानता और सुधार की राह पर अग्रसर किया। पीएम मोदी ने कहा कि आर्य समाज की स्थापना किसी एक वर्ग या संप्रदाय के लिए नहीं, बल्कि भारत की वैदिक पहचान और गंगा की तरह निरंतर बहने वाली महान परंपरा से जुड़ी है, जिसने समाज में जागृति, आत्मगौरव और नई चेतना का संचार किया। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने एक इंटरव्यू में अगस्त में हुए प्रदर्शनों पर चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि वह लोकतंत्र की बहाली के लिए प्रतिबद्ध है। हसीना ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलवाने के आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि यह हिंसक विद्रोह था और सुरक्षा बलों में अनुशासन की कमी के कारण हालात बिगड़े। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण को दिखावटी अदालत बताया और मृतकों के आंकड़ों पर संदेह जताया। देश छोड़कर जाने के सवाल पर हसीना ने कहा कि बांग्लादेश में रहना उनके और उनके करीबियों की सुरक्षा के लिए खतरा था, लेकिन उनका संकल्प लोकतंत्र को वापस लाने का है। यूक्रेन के डोनेस्क प्रांत का प्रमुख रणनीतिक शहर पोक्रोव्स्क अब उसके हाथ से जाने वाला है। शहर को 3 तरफ से घेर कर उसके कुछ हिस्से पर कब्जा करने के रूस के दावे के एक दिन बाद ही यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा है कि रूस ने क्षेत्र में 1,70,000 अतिरिक्त सैनिक भेजे हैं। इससे पोक्रोव्स्क शहर को खतरा पैदा हो गया है, वह मुश्किल में है। भाजपा ने शुक्रवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की आरएसएस पर की गई टिप्पणी की निंदा की और उन पर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई, मुस्लिम लीग और जमीयत उलमा-ए हिंद की भाषा बोलने का आरोप लगाया। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा, हम आरएसएस पर खड़गे की टिप्पणी की कड़ी निंदा करते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर राजनीतिक हलचल मचा दी है। विदेश यात्रा से लौटने के बाद उन्होंने शटडाउन गतिरोध खत्म करने के लिए सीनेट से फिलिबस्टर नियम खत्म करने की मांग की है। ट्रंप ने गुरुवार को अपने इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा, चुनाव स्पष्ट है, न्यूक्लियर विकल्प अपनाओ, फिलिबस्टर खत्म करो। मधेपुरा में 3 दशक बाद इतिहास दोहराया गया है। जैसे कभी लालू और शरद यादव की राहें अलग हुईं, अब तेजस्वी यादव और शांतनु के बीच दूरियां बढ़ रही हैं। मधेपुरा एक बार फिर राजनीतिक दूरियों का केंद्र बन गया है, जहां मतभेदों के कारण रिश्ते टूट रहे हैं। यह घटनाक्रम राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण संपन्न कराने को लेकर भागलपुर जिले में 12,401 लोगों से बाध्यकारी बांड भरवाया गया है। शुक्रवार को समीक्षा भवन में जिला निर्वाचन पदाधिकारी नवल किशोर चौधरी व वरीय पुलिस अधीक्षक हृदयकांत की अध्यक्षता में सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को चिन्हित व्यक्तियों को बाउंड डाउन करवाने एवं कुख्यात अपराधी को क्षेत्र बदर का फिर से प्रस्ताव देने का निर्देश दिया गया। भागलपुर जिले में लाइसेंस वाले 2,687 शस्त्र में से 930 शस्त्र ही जमा कराया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि राजनीतिक हितों के लिए देश की एकता पर हमला करने की मानसिकता गुलाम मानसिकता का हिस्सा है।
कांग्रेस को न केवल अंग्रेजों से पार्टी और सत्ता विरासत में मिली, बल्कि उसने गुलाम मानसिकता भी अपना ली। उन्होंने घुसपैठियों का मुद्दा भी उठाया और उन्हें राष्ट्रीय एकता एवं जनसांख्यिकीय संतुलन के लिए गंभीर खतरा बताया।